व्यक्ति की जो यहाँ से शिक्षा के बारे में बात करेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल है, यहाँ पर कितनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं बच्चे, नया शिक्षा मॉडल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले उन सभी को मंच पर बुलाती हूँ। मयंक भटनागर सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। सभी शिक्षाविद हैं जो हमारे साथ यहाँ पर शिक्षा के विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर दिलीप यादव सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। हरिओम शर्मा सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पर भी मंच पर आइए। डॉक्टर सुकेश सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। और साथ ही डॉक्टर संजीव सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। सभी से शिक्षा पर बात करेंगे। सहयोगी पराग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के मॉडल पर कि कितने शिक्षित इस वक्त पूरा प्रदेश है और शिक्षा का क्या मॉडल उत्तर प्रदेश का है। ओवर टू यू पराग। बहुत धन्यवाद ममता। कहते हैं अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। और आज चूंकि हमारा ही शिक्षा का सत्र है, इसलिए हम शुरुआत बच्चों की पढ़ाई को लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिरोजाबाद में किस तरह की शिक्षा है, नई शिक्षा नीति कितनी कारगर यहां पर बच्चों के लिए साबित हो पा रही है, इसके साथ ही किस तरह से जो नई शिक्षा नीति है उसका प्रसार भी यहां पर चल रहा है। सबसे पहले मयंक भटनागर साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपना परिचय दें और किस तरह से आप शिक्षा को लेकर अपना योगदान दे पा रहे हैं फिरोजाबाद के अंदर, आप इसको बताएं। मयंक जी। मैं डॉक्टर मयंक भटनागर यहाँ फिरोजाबाद के अंदर अपने 2 स्कूल संचालित करता हूँ, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित, और पिछले 60 वर्षों से हमारे स्कूल फिरोजाबाद को शिक्षा दे रहे हैं। फर्स्ट कॉन्वेंट पैटर्न जो स्कूल था वो हम लोगों ने यहाँ स्टैब्लिश किया। एक कॉन्वेंट पैटर्न की इस जिले के अंदर हमने शुरुआत करी थी जी। तो ये मेरी माँ के द्वारा थी, श्रीमती सुखरानी भटनागर के द्वारा, और अब उसको मैं कार्यरूप उसका संचालन मैं करता हूं। बहुत धन्यवाद सर अपने बारे में जानकारी देने के लिए। और सवाल आपसे पूछूंगी, फिलहाल और खास मेहमानों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हरिओम शर्मा जी, आपसे परिचय लेना चाहूंगी, किस तरीके से आपका योगदान है इस शहर में शिक्षा के क्षेत्र में। हरिओम प्रकाश शर्मा, डायरेक्टर शिशु भारती पब्लिक स्कूल। हमने इस शहर में देखा था कि स्टूडेंट्स की जो जड़ है वो कमजोर रहती थी। हालांकि सभी स्कूल बहुत मेहनत करते हैं, किस कॉर्नर भी अपना एक स्थान रखता है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स की जो विद्यार्थियों की जड़ थी उसको मजबूत किया। उनको हमने वो नॉलेज दी जो वास्तव में बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल में नहीं मिलती थी। जब जड़ ही कमजोर हो जाएगी तो फिर आगे स्टूडेंट करेंगे क्या। हमने उनको डिक्टेशन दिया, हमने रीडिंग दी, हमने अच्छे से अच्छे उनको स्पीकिंग दी, मैथ्स पर हमने फोकस किया और उनकी नैतिक शिक्षा और संस्कारों पर हमने गहराई से ध्यान दिया। आज यही कारण है कि इतना छोटा स्कूल होने के बावजूद भी कई शहरों में, कई जिलों में अपना प्रथम स्थान, बहुत बड़ा स्थान रखता है। विद्यार्थी हमारे जहाँ खड़े होते हैं, हमारे स्कूल के, शिशु भारती पब्लिक स्कूल के, वो अलग से दिखते हैं। उनकी अलग से वाणी, भाषा, ये सब उनकी अलग से दिखती है। तो यहाँ पर हमने यह भी देखा था कि कुछ लोगों को कॉन्वेंट स्कूल, जो कॉन्वेंट कहना चाहिए पश्चिमी सभ्यता के जो स्कूल थे, उनके प्रति बड़ा भारी लगाव था। और ऐसे भी लोग थे जो भारतीय संस्कार को अपनाने की बात करते थे, लेकिन उनके बच्चे वो हमेशा ऐसे स्कूल में जाते हैं कि वहाँ पर कोई पश्चिमी सभ्यता होती है। हमने उसको ब्रेक किया और भारतीय संस्कारों को समावेश करते हुए बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। और फिर हमने बहुत अच्छे से संस्कारों के माध्यम से हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एक दूसरा कॉलेज टूडला टोल टैक्स के पास निर्माणाधीन है, वह अगले 2024 में वह भी प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सुकेश जी, अब आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, और ऐसे में शहर की शिक्षा व्यवस्था पर भी आपसे चर्चा करूंगी। आप अपने परिचय के साथ साथ शिक्षा पर जरा बताइए, शहर में किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है। मैं डॉक्टर सुकेश यादव, चांसलर हूं जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद का।
इसके साथ साथ एटा में डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद ये भी संचालित करता हूँ। शिक्षा व्यवस्था फिरोजाबाद में ठीक संचालित हो रही है। यहाँ पर 2 विश्वविद्यालय हैं और अनेक पब्लिक स्कूल हैं। ठीक ठाक सारी चीज़ें चल रही हैं जैसा कि आपने बताया। डॉक्टर संजीव, कैसे अपना योगदान आप दे पा रहे हैं और इसके साथ ही ठीक है डॉक्टर सुकेश जी, आपके पास मैं आता हूं। नई शिक्षा नीति को लेकर आपकी राय क्या है और इससे कैसे और आगे बच्चे बढ़ पाएंगे, इसके साथ ही इसका जो प्रभाव है कैसे सकारात्मक तौर पर बच्चों पर पड़ रहा है, इसको फिरोजाबाद के अंदर धरातल पर उतारने में शिक्षा विभाग ने जो जिम्मेदारी निभाई है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? इसके अंतर्गत तो नई शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार ने लागू की है, इसमें सबसे बड़ी विशेषताएं हायर एजुकेशन इस प्रकार से लागू की गई हैं कि पहले तो ये जो बच्चे थे ग्रेजुएशन में पहली साल में एडमिशन ले लिया, किसी तरीके से 1 साल कर पाए और उन्होंने छोड़ दी तो वो उनकी एक बहुमूल्य साल नष्ट हो जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान कर दिया है कि यदि वो ग्रेजुएशन में पहली साल पास कर लेता है तो उसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। 2 साल पास कर लेता है तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, या पूरा कोर्स कर लेता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। सबसे बढ़िया बात तो यह है। और दूसरी, वो कितने भी बार एक संस्था में एडमिशन ले सकता है और कितने भी बार वो संस्था को छोड़ सकता है। तो अब ये व्यवस्था कर दी है नई शिक्षा नीति में कि जब वो स्कूल छोड़ेगा तो वहां का जो क्रेडिट है वो उसके पास रहेगा, उसकी मार्कशीट पर अंकित रहेगा और उसी क्रेडिट के साथ वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। इसके साथ साथ ये कर दिया है कि जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करेगा तो वो सीधे पीएचडी भी कर सकता है। एक ये बहुत बड़ी अच्छी बात आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो 1 साल का पीजी भी कर सकता है। तो मयंक जी, एक सकारात्मक प्रभाव छात्रों के अंदर इस पॉलिसी को लेकर है। हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, फिरोजाबाद के अंदर क्या और संभावनाएं आपको नजर आती हैं, उन पर और सुधार की काम करने की आवश्यकता भी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस समय एक रेवोल्यूशन किया गया है एजुकेशन सेक्टर में जी। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो शायद पब्लिक तक नहीं जा पाई हैं। सरकार ने इस समय ज्यादातर स्कूल्स के अंदर ऐसी लैब्स स्टैब्लिश करी हैं जहां बच्चे अपने इनोवेटिव आइडियाज को, अपने सपनों को एक आकार दे सकते हैं। उनका नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स। कई बच्चे होते हैं जिनका एक सपना होता है कि मैं साइंटिस्ट बनूं या अपने कुछ इनोवेशंस ऐसे करूं जैसे कि केमिकल वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाना। तो बच्चों ने, जैसे मेरे यहां, एक प्लास्टिक वेस्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जनरेटर तैयार किया, तो दैट वाज एन इनोवेशन। तो सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए अब स्कूल्स को 20 लाख रुपए प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से सारे अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश होके बच्चे नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करके एजुकेशन को एक नया टेक्निकल आयाम दे रहे हैं। तो दिस इज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, हम लोग बेसिकली जब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो उसके अंदर एक इंटीग्रेशन कर दिया है सरकार ने। मैथ्स जब कोई टीचर पढ़ाएगा तो उसको साइंटिफिक वे में पढ़ाएगा, मतलब साइंस को मैथ्स से रिलेशन, मैथ्स का लैंग्वेज से रिलेशन, तो एक दूसरे सब्जेक्ट से एक दूसरे को रिलेट कर दिया है। तो बच्चा अब एक थ्योरेटिकल एजुकेशन से दूर होके एक प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है और ये एक बहुत अच्छा आयाम। ठीक है, डॉक्टर दिलीप यादव सर, कैसे आप योगदान दे पा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसके साथ ही चुनौतियां क्या आपको नजर आती हैं? मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, हम भी शिक्षा से निकले हैं। मैंने एमएससी करके बॉटनी से किया, उसके बाद पीएचडी किया आगरा कॉलेज आगरा से, उसके बाद एमएड किया, फिर पीएचडी किया एजुकेशन से। 2 सब्जेक्ट से मेरी पीएचडी है। उसके बाद मैंने एलएलबी किया। तो बेहतर तरीके से समझता हूं कि शिक्षा की क्या जरूरतें हैं। वर्तमान में शिक्षा की जरूरत है, बिना शिक्षा के हम लोग तरक्की नहीं कर सकते और सर्वांगीकरण विकास की जरूरत है। तो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। फिरोजाबाद एक ऐसा हमारा जिला और शहर है, 89 में डिस्ट्रिक्ट बना,
डिस्ट्रिक्ट के बाद बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। इसमें यहाँ सबका बड़ा योगदान है। यहाँ बस स्टैंड भी मेन नेशनल हाईवे पर है, ये शहर भी है और मेन रेलवे ट्रैक पर ये शहर है, इसीलिए फिरोजाबाद सुखाबाद तरक्की के रास्ते पर जबरदस्त है। इसी दर से इसकी शिक्षा आगे बढ़ती रही, स्कूल्स कॉलेज खुलते रहे। आज उसी का रिजल्ट है कि फिरोजाबाद जिले में दो विश्वविद्यालय तहसील स्तर पर है सुखाबाद में। इसमें सब लोगों का योगदान है, सब लोगों का सहयोग है। और सुखाबाद शिक्षा में एक इतनी बड़ी जगह थी, आगरा और कानपुर के बीच में लोग 100 किलोमीटर दूर से सुखाबाद शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जब मैंने बीएससी किया तो फिरोजाबाद में भाई जी बायोलॉजी की बीएससी की क्लास नहीं चलती थी, मुझे भी सुखाबाद जाना पड़ा था। उस समय बच्चा स्टूडेंट सुखाबाद जाता था या आगरा जाता था। तो मेरा कहने का आशय है आज के समय बहुत सब लोगों के प्रयास से बहुत अच्छी शिक्षा, बेसिक माध्यमिक डिग्री बहुत अच्छी शुरू हुई और नई शिक्षा पॉलिसी आई है, उसमें बहुत अच्छा बच्चों को प्रमोट होने का एक मौका मिल रहा, अवसर मिल रहा है। किसी क्लास में बच्चा एक पेपर में फेल हो जाता था, पहले ये तक उसी साल उसकी परीक्षा होती थी जी। अब नई शिक्षा नीति में उसको तीसरे सेमेस्टर में परीक्षा देनी होगी, आराम से, कोई इसको टेंशन नहीं है। पहले में फेल हुआ एक पेपर में, दूसरा सेमेस्टर देगा, तीसरे में उसको एक पेपर देना पड़ेगा जो अपना पास कर लेगा। इस तरह की सुविधा मेडिकल में इंजीनियरिंग में होती थी, अब वो डिग्री में दे दी है। लेकिन इसमें भी एक बड़े सुधार की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से और हम सब लोग जो जागरूक लोग हैं वो अपने पीढ़ियों में बच्चों में संस्कार पैदा करें। शिक्षा नीति में और अभी बेसिक एजुकेशन में भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार का कोई सिलेबस में बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिल पाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम जैसे विद्वान और बुद्धिजीवी जहां प्लेटफार्म पर मौका मिले, मैंने भी सदन में कई बार क्वेश्चन उठाया है, जिस तरह से गुरु शिष्य की परंपरा, माता पिता के लिए चरण स्पर्श करना बेटे को, आज के समय पश्चिमी सभ्यता में माता पिता के चरण छूना उसको थोड़ा संकोच लगता है। आखिर क्यों? सबसे पहले पूजा पाठ ईश्वर का हम बाद में करें, मंदिर में बाद में जाएं। शिक्षा का सबसे पहला ये कदम है, सबसे पहली सीढ़ी है कि माता को प्रणाम करें, पिता को प्रणाम करें। जिनने आगे चल के सिखा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, वो अभी हमारे सिलेबस में अधूरापन है। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा हम सब लोग इसका विशेष प्रयास करें। इसके साथ साथ हमारी जब यूनिवर्सिटी खुली, डॉक्टर सुकेश जी बड़े भाई इन्होंने खोली, उसके बाद मैंने भी प्रयास किया। मैं भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूं बॉटनी डिपार्टमेंट में, तो लोगों से मैं टच में रहता हूं। जो शिक्षा लेने की लख 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले थी, आज स्टूडेंट में वो नहीं है। वो ललक आखिर क्यों गिरती जा रही है? कहीं ना कहीं समाज की कमी, पेरेंट्स की कमी, गुरुजनों की कमी, या बच्चे में परिवर्तन आया है? ये इसका हमें आपको शोध करना पड़ेगा। जिस तरह से आईक्यू हमारे बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा में देखें तो क्लास में जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। जो बच्चा पढ़ता है वो कहीं ना कहीं साइड में कोई ना कोई और भी काम कर रहा है, घर वाले भी जिम्मेदारी दे रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी दें, लेकिन शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, बिना शिक्षा के तरक्की संभव किसी कीमत पर। इसको लेकर सर आपको लग रहा है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में ही कुछ इस तरह के अभियान चलें ताकि हम छात्रों को जागरूक कर पाएं, जो आप बता रहे हैं? जी, आज के समय जो यूट्यूब चल रहा है, जो मोबाइल पर हम सारी चीज दे सकते हैं, इसको सर हम पॉजिटिव वे में ले तो बहुत अच्छा है। किसी पे हम शोध करें, बारीक से बारीक चीज की जानकारी हमारी ललक है, तुरंत उसे मिल जाती है। लेकिन सर हम नेगेटिव में लें तो बिगड़ने वाली रास्ता भी बहुत गहराई तक है। इसीलिए बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। आज के समय प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास मोबाइल होते हैं। जब एग्जाम देने जाते हैं हम लोग कड़ाई करते हैं, कोई बच्चा मोबाइल नहीं लेके आएगा विद्यालय में पेपर के समय, तो सिफारिशें लगती हैं कि साहब हमारा गेट मेरे के पास जमा करा दें। इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। बच्चा जब घर से चले, स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो, वो ये विचार बना के चले कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, एज ए स्टूडेंट जा रहा हूं। वो मोबाइल को अपने घर पर रखे जाइए, हमें विचारों में उसके परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरा मैं सर सलाह देना चाहूंगा आपको, इसमें जो शिक्षा का इस समय हमारे गुरुजन, हमारे भाई लोग, हमारे विद्वान लोग पढ़ाते हैं, केवल हमारे माँ बाप भी साथ ही ये कहते हैं कि तुम्हें नौकरी लगानी है। शिक्षा इसीलिए ग्रहण करनी है कि नौकरी लेनी है, नौकरी लेके तरक्की करनी है, परिवार की अपनी करनी है। मैं कहना चाहूंगा जो 95% नंबर लाते हैं, 98% लाते हैं, अदरवाइज न लेना, उनको सामाजिक ज्ञान थोड़ा कम होता है। जो 75% नंबर लाते हैं उनको सामाजिक ज्ञान होता है, रिश्तेदारियों से संबंध रखते हैं, परिवार में संबंध रखते हैं। जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं वो सामाजिक ज्ञान, रिश्तेदारी बतानी पड़ती हैं, माँ बाप को लेके जाना पड़ता है, शादी ब्याह में पैर छुलवाने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, बेटे हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा हैं, बाबा पैर छुओ।
ये हमें बताना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में ये संस्कार डालें और ये कभी न कहें केवल नौकरी के लिए पढ़ो, तुम अपने डेवलपमेंट के लिए पढ़ो, विकास के लिए पढ़ो। और पढ़ लिख करके जो बड़े काम कर लेगा, शिक्षा का महत्व तभी मालूम पड़ पाएगा। केवल नौकरी में सिमट के रह जाएगा, नौकरी के बाद शादी हो जाएगी, सर मकान बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बस यहां तक सीमित रह जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़े काम कर सकता है, बशर्ते उसको प्लेटफॉर्म मिले और उसको बताने वाले मिले और सुझाव देने वाले मिले, गुरुजन हमारे ऐसे मिले जिसको एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में, बड़े इंजीनियर के रूप में और बड़े प्रोफेसर के रूप में डेवलप कर सकता है। जैसे हमारे इतिहास में अब्दुल कलाम साहब कहां से थे, कहां पे पहुंचे, वैज्ञानिक। वो किसी छोटी चीज में फंसे रह जाते। जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, कितनी बड़ी सोच थी। हो सकता है बहुत पढ़े लिखे न हो। मदन मोहन मालवीय साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, कितनी बड़ी सोच थी। आज करोड़ों करोड़ों लोग शिक्षा ले चुके हैं। तो हमारी सोच डेवलप की तरफ होनी चाहिए। हम लोग ऐसे क्या काम करें, हम बच्चों को ऐसे क्या ज्ञान दें जिससे बच्चा ये न समझे केवल पढ़ाई नौकरी के लिए है, नौकरी के अलावा भी हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने देश की वही प्रधानमंत्री वाली बात कर दी है कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए। जितना स्मार्ट वर्क होगा उतना ही डेवलपमेंट एक बच्चे में आएगा। बहुत जी। बड़ी बात आपने की है। डॉक्टर संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपका इंट्रोडक्शन भी जानना चाहूंगी। साथ ही ये जो डिजिटल की बात चल रही है, अभी एक कोरोना काल गया था, उस समय सारी पढ़ाई ही डिजिटल रूप से हुई थी। क्या मानते हैं आप, डिजिटल रूप से कितनी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, कितना इसमें बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर डिजिटल तरीके से ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, भारत किस स्तर पर है और कितना बदलाव इसमें हो सकता है, कितना सही ये है? नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव आहूजा, डायरेक्टर यंग स्कॉलर्स अकेडमी शिकोहाबाद, सीबीएसई स्कूल और शांति देवी आहूजा गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ बीएड बीटीसी है और साथ में आहूजा आईटीआई। बेसिकली ये मेरे फादर द्वारा शुरू किया गया था। इट्स ऑलमोस्ट 25 इयर्स हम लोग को हो गए हैं चलाते हुए। मैम की अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग दिस डिजिटाइजेशन, एक्चुअली क्या है, आजकल के बच्चे मोबाइल का और इंटरनेट का मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, उसका यूज कम कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे आएगा, यही तो सवाल है मैम, कि ये चेंजेस कैसे आएंगे, बच्चे को कैसे उस पर कंसंट्रेशन लाए? क्योंकि आज अगर आप देखिए, होमवर्क भी फोन पर आता है बच्चे का। पहले से तो होमवर्क के लिए अलग से कॉपी हमारे टाइम में तो दी जाती थी, आजकल तो होमवर्क भी फोन पर आता है। बच्चे के पास एक फोन होना बहुत जरूरी हो गया है। ये वो जरूरी है, बिल्कुल। इनफैक्ट देखा जाए तो इसका बहुत फायदा भी है फॉर गर्ल सेफ्टी ऑल्सो, बिकॉज गर्ल्स के पास हमेशा एक मोबाइल होना चाहिए कि वो कहाँ है, उनको एटलीस्ट अपने घर पे इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम बॉयज इसका बहुत मिसयूज करते हैं। जो आजकल नेट पे चीजें मतलब देखा जाए तो प्लस भी है माइनस भी है, तो रादर स्टूडेंट्स माइनस की तरफ ज्यादा जाते हैं। उनको उसमें जो पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए वो उसको नहीं करते। इसमें टीचर्स का सहयोग बहुत जरूरी है। टीचर्स ताकि उनको गाइड करें कि आपको क्या देखना है, क्या करना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है उनको गाइड करना। ठीक है, मतलब गाइडेंस जरूरी है। अगर गाइडेंस होगा तो बदलाव जरूर आएगा। ठीक है, डॉक्टर सुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें और क्या कुछ ऐसा एड ऑन हो सकता है कि ये और बेहतर हो सके? कहां पर बदलाव और जरूरी है हमें शिक्षा के लिए? नई शिक्षा नीति दरअसल वैसे बहुत परफेक्ट लोगों ने बनाई है और परफेक्ट है अपने आप में, लेकिन इसमें जो जरूरत रहती है, इसको सारे देश में एक साथ लागू कर दिया गया है। इसमें ये बदलाव होना चाहिए था कि इसको सने सने छोटी जगह पर, बड़ी जगह पर पहले कर दिया जाता, क्योंकि इसमें एक जो व्यवहारिकता में दिक्कत आ रही है हायर एजुकेशन में, कि सेमेस्टर एग्जाम शुरू कर दिया गया सब में। तो वो बड़ी जगह पर तो ठीक था, हमारे यहाँ भी इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि सेमेस्टर एग्जाम दे पाएं। हालांकि उस तरीके से ठीक है। और दूसरा ये जो बदलाव किया गया है 4 ईयर के बाद पीएचडी करना, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब लड़का रिसर्च में जाता है तो उसको रिसर्च के पेपर पढ़े होता है, रिसर्च के बारे में जानकारी होती है। लेकिन अब बनाया है 4th ईयर के बाद भी वो पीएचडी कर सकता है, तो कर रहे हैं लोग। आएगा, धीमे धीमे व्यवहार में आ जाएगा तो ये प्रैक्टिकली ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है, केवल यही है कि सारे लोग इसका अच्छी तरीके से अनुपालन करें और ठीक तरीके से जाएगा तो 1-2 साल में सारे लोगों के व्यवहार में आ जाएगा ये। ठीक है। हरिओम शर्मा जी,
स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं फिरोजाबाद के अंदर और क्या करने की जरूरत है? क्या ऐसे अभियान चलाए जाएं जिससे कि स्किल्स और मजबूत बच्चों की हों? अभी चूंकि स्मार्ट शिक्षा की बात हो रही थी, ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही थी, लेकिन स्किल हम कैसे और सुधार सकते हैं बच्चों के? इसको लेकर आपको उम्मीद और क्या है और क्या संभावनाएं हो सकती हैं फिरोजाबाद के अंदर? देखिए, बहुत प्रबल संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा तो प्राथमिक स्कूल है, तो वहाँ हम और भी हम मजबूत करके बच्चों को आगे भेजते हैं जी। लेकिन सबसे ज्यादा कमी हमको जो दिखती है वो बुरा नहीं माने समाज की भी होती है, गार्जियंस की होती है। पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि स्कूल ही सब कुछ करेगा, स्कूल ही संभालेगा, और उसके बाद फिर वो सहयोग नहीं करते हैं। अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल की एक आवश्यकता है लेकिन उतनी नहीं है। मोबाइल के माध्यम से कुछ स्कूल में होमवर्क दिए जाते हैं, होता होगा। अब वो मोबाइल जो होता है उसका बड़ा गलत उपयोग बच्चे करने लगते हैं और कभी कभी तो ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है। आज जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो यहाँ लागू हुई है प्राथमिक स्कूलों में, वहाँ पर पहले हमारे बच्चे केवल मुगल पढ़ते थे, हमारे बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी ही खाली पढ़ते थे। हमारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता था कि भारत का जो वैभवशाली इतिहास है, जिसमें हेमू विक्रमादित्य भी हैं और जिसके अंदर जयमल पत्ता भी हैं, तो ऐसे इस प्रकार के जो अब लेसन आए हैं भारत की इस नवीन शिक्षा नीति में, उससे हमारे छोटे बच्चे भी उन महापुरुषों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी करते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि देश निश्चित रूप से बहुत बड़े योग्य और बहुत बड़े ऋषि मुनियों का यह देश रहा है, जिससे उन्हें बहुत लंबे अरसे से वंचित रखा गया। जो भी शिक्षा नीति उस समय की थी, जो लागू की गई थी, वह एक वामपंथी विचारधारा वाली शिक्षा नीति थी, जिसमें रियल इतिहास भारत का रखा नहीं गया। अब वास्तविक शिक्षा नीति जो लागू हो रही है उसमें भारत का वास्तविक इतिहास आ रहा है और पेरेंट्स को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि वह अपने बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पहला श्लोक यही होता है, वेद का पहला श्लोक है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के प्रति आदर बच्चों में बहुत कम होता जा रहा है और गुरु के प्रति आदर इसलिए कम हो रहा है कि घर पर गुरु के लिए बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हमने फीस दे दिया और हमारा गिव एंड टेक, तो गिव एंड टेक से ज्ञान नहीं मिल सकता है। ज्ञान तो केवल गुरु के सम्मान से ही मिलेगा। हम ही लोग केवल ये सिखाते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपनी दादी का, ग्रैंड मदर का, ग्रैंड फादर का, उनका चरण स्पर्श करें, आप भगवान को प्रणाम करके आप आएं, प्रातः स्मरण आप बोलें और तब फिर आप स्कूल में आएं, पढ़ें, फिर हम आपको संस्कार देते हैं। तो वो संस्कार केवल स्कूल ही दे रहा है। अब यहाँ परेशानी क्या आती है, जब से ये हमारा कल्चर आया है पश्चिमी सभ्यता का, क्षमा करिएगा, कुछ ऐसे स्कूल पूरे हिंदुस्तान में आ गए हैं कि जिसके कारण से वहाँ कोई संस्कृति है ही नहीं। वो भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में इग्नोर करते हैं और वो बताते ही नहीं है किसी भी तरह से। इसीलिए स्टूडेंट बड़े होते जाते हैं और वो एक पूरा आदमी या उसका रूप धारण कर लेते हैं। तब तक उन्हें भारतीयता के बारे में, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बारे में और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में भी उनको नहीं पता होता है। हम भगवान श्री कृष्ण को, एक मिनट, हम भगवान श्री कृष्ण को सही ढंग से समझा नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल राष्ट्र रचाने वाले महाराष्ट्र के प्रणेता ही नहीं थे, वो बहुत बड़े कर्मयोगी थे, कर्मयोद्धा थे और उन्हें गुरुराम गुरु कहा गया है। लेकिन शायद ये हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता है। ठीक जी, ठीक है मयंक जी, बहुत संक्षेप में आखिरी उत्तर, चूंकि बात ऑनलाइन क्लास की भी हुई है, बात इसकी भी हुई है कि कैसे पढ़ाई के साथ साथ, आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति से अपने बच्चों को हम जोड़कर रखें, तो इसके लिए क्या चुनौती आपको नजर आती हैं जिनके लिए काम करने की अभी जरूरत है? बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा इस पर। देखिए, इसका थोड़ा संक्षेप में नहीं हो पाएगा, क्यों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, जैसे फिरोजाबाद है, एक छोटा जिला है,
तो यहाँ पे जैसे डेवलप्ड सिटी मेट्रो सिटीज होते हैं वहाँ ऑलरेडी एजुकेटेड सेट होते हैं। यहाँ फिरोजाबाद के अंदर हमारे जब हम स्कूल में बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, और वो जैसा हरिओम जी ने कहा कि वो एक बार डिपॉजिट करने के बाद वो समझते हैं सारा काम स्कूल ही करेगा। जैसे मैं पुरजोर अनुरोध करूंगा सभी पेरेंट्स से कि मदर्स अपनी किटी पार्टी छोड़ें, किटी पार्टी पे ध्यान ना देके बच्चों पे ध्यान दें। फोकस उनका किटी पार्टीज पे होता है लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी बच्चों के ऊपर होती है। व्हाई इज इट सो? इफ दे आर टोटली इन्वॉल्व, अगर वो टोटली इन्वॉल्व हो बच्चों के साथ तो एक अलग लेवल पे बच्चे पहुंचेंगे। पेरेंट्स, फादर इज बिजी इन बिजनेस, मदर इज बिजी इन किटी पार्टी, बच्चे को आपने एकदम अकेला छोड़ दिया तो वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो उसके मन में आएगा वही करेगा। ठीक है मयंक जी, थोड़ा रोकना चाहूंगी क्योंकि समय थोड़ा बहुत कम है, इसलिए हमने छोटा सा सवाल मांगा था। आपका साफ तौर पर जवाब ये था कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो बच्चे की शिक्षा के लिए, ये बहुत सही बात है। डॉक्टर संजीव जी, एक लास्ट सवाल ये रहेगा आपसे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, आईपीएस नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई एक्टर भी बन जाएगा, कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल भी बन जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ड्राइंग कंपटीशन, बहुत सारे अलग अलग चीजें। आप तो सीबीएसई बोर्ड से हैं। मैम एक्चुअली आज की डेट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। आई रिमेम्बर जब मैं सिंधिया में पढ़ता था तब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इतनी सारी चीजें होती, हॉर्स राइडिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, पेंटिंग के अलग से हम लोगों को एक क्लास लगती थी। बट आज की डेट में सिवाय पढ़ाई के कुछ भी नहीं कराया जाता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। बच्चा जब तक उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो सिर्फ किताबी होके रह जाता है, उसको ज्ञान नहीं मिलता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत जरूरी है। दिलीप जी, लास्ट सवाल आपसे भी मेरा यही रहेगा। शिक्षा आधुनिक और जो पुरानी शिक्षा थी हम उस पर बात कर रही है, लेकिन ये आधुनिकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें कितना बदलाव होना चाहिए? बहुत छोटा सा जवाब। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर, सबसे पहले बधाई इन सबको दूंगा जो हमारे साथी एजुकेशन क्षेत्र के बैठे हैं। इन्होंने जिले का सबसे अच्छा गौरव बढ़ाने का काम किया, बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जो जरूरी है जी। जैसे हरिओम आचार्य साहब ने कहा, जी जी भाई किड्स कॉर्नर चलाया, शिशु भारती चलाया, संजीव जी ने चलाया, जेएस यूनिवर्सिटी, इसके बाद एफएस यूनिवर्सिटी हमने खोली। शिक्षा का बड़ा क्षेत्र, बड़ा काम है। हम भी बहुत शहरों में जाते हैं, क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाती है। क्वालिटी की शिक्षा बहुत जरूरी है। आचार्य जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लिया, तो मैं कहना चाहूंगा हमारे सिलेबस में जरूरत है परिवर्तन की। कहीं कहीं बच्चे हमसे पूछते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी? हम क्या जवाब दें? बहुत से हमारे पिताजी नहीं जानते, लेकिन सच्चाई क्या है वो जरूरत है, गुरु ही दे सकते हैं, हमारा समाज दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि 60% शिक्षा तो कॉलेज से मिलती है या स्कूल से मिलती है, 40% शिक्षा समाज देता है। समाज देता है, समाज में अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज करेंगे, अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, बच्चे को मंच पे बोलने का मौका मिलेगा तो उसकी प्रतिभा में निखार आएगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे। एक सेकंड मैं जोड़ना चाहूंगा, एक चीज और है इसमें, इसीलिए बहुत जरूरी है सर्वांगीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बच्चे को विभिन्न एक्टिविटीज में भाग जरूर दिलाएं, साथ ले जाएं, टूर पे ले जाएं तो बताएं सारी चीजों को, स्पोर्ट्स में लाएं। हमारे राजा के ताल फिरोजाबाद, यहीं आप बैठे हैं उसी ग्राम सभा में, सोनम यादव जो महिला क्रिकेट टीम 19 से नीचे वाले में यहाँ सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश की 4 बेटी थी, उसमें एक राजा के ताल की है। शिक्षा में पढ़ने वाली ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी प्रतिभा है, उसने नाम रोशन किया है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, इसके लिए 16,108 रानियों में तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसमें सत्यता क्या है? आधी मिनट की है वो सत्ता, बताना चाहूंगा शॉर्ट में ही आपको। कोई दानव था, उसने 16,100 रानियों को अपने कैद कर रखा था, उनका नाम मैं भूल रहा था, भौमेश्वर। तो उन्होंने कैद कर रखा था, इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाई, भगवान श्री कृष्ण कैसे ही इनको पार लगा, वो तो सब कैद कर रखा हमने। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको मार के उनको छुड़ाया, कैद से मुक्त कराया, उनके घर वालों ने उनको स्वीकार नहीं किया कि आप इतने साल बाहर रही हो, हम नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे ही सब 16,100 रानियां जो थी, महिलाएं थी, शादीशुदा में थी, अनमैरिड थी, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया। तब भगवान की शरण में फिर आई
तब भगवान ने इस वजह से स्वीकार किया कि आपका सम्मान मैं कैसे बचाऊं। 8 रानियां वो थी, 16,100 हो गई, 16,108 हो गई। ये बच्चे को हम नहीं बता पाते, क्योंकि हम खुद नहीं सीख पाए हैं। इसीलिए ये जरूरत है संस्कार की और भारतीय संस्कृति की, हम अच्छी चीज सीखें और बच्चे में एक्टिविटी इस तरह की बिल्कुल कराएं सर, पढ़ाई के बड़ी अलावा। बातें आपने की हैं, बदलाव की बहुत जी, जरूरी है। जी, फिलहाल जी, जी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि गुरु का होना हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है और बिना गुरु के हमारा जीवन ही कुछ भी नहीं है। इसलिए तालियों से सभी का धन्यवाद करिए और आप सभी का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए।